नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन में बड़ी बगावत की तैयारी है? बहाना बेशक नागर सिंह चौहान हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी टीम इस बात से नाखुश है कि जो कांग्रेस से आए हैं उन्हें सिर पर बिठाया जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा हो रही है। मैं आपको आज कई चीज़ें बताऊंगा और वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से विस्तार से बात भी करूंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25% कोटा कांग्रेस से आए हुए लोगों का लगभग फिक्स हो चुका है। ये कोटा 25% दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम बजट की बात करें तो कांग्रेस से आए हुए नेताओं को 8 नेताओं को ऐसे मंत्रालय दिए गए हैं। यदि मध्य प्रदेश का पूरा बजट 4 लाख करोड़ का है तो 2 लाख करोड़ रुपए का फंड केवल इन 8 नेताओं को सौंप दिया गया है और यही सबसे बड़े मध्य प्रदेश में बगावत का कारण बनता जा रहा है। आपने देखा कि कल मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने जिस तरह चेतावनी दी है सत्ता और संगठन को, बेशक वे अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें विश्वास में लिए बगैर उनके 2 विभाग छीन ले गए। अब वे ना स्वयं मंत्री रहना चाहते हैं और ना ही अपनी पत्नी को सांसद बने रखना चाहते हैं। ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कल तमाम सत्ता और संगठन उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे अपने बयान पर अड़िग हैं। साफ कहना है कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। ये बात दूसरी है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े समाचार पत्र ने ये दिया है, खबर छपी है कि नागर सिंह चौहान को बुलाया था बंद कमरे में, मुख्यमंत्री ने उनसे मंत्री पद से ही इस्तीफा मांगा था। शायद नागर सिंह चौहान को लग रहा है कि उनका मंत्री पद जाने वाला है। यही कारण है कि वे अब पार्टी से बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको छोटी एक खबर बता दूं कि जो 8 मंत्री हैं कांग्रेस के, उनके पास विभाग क्या हैं, और वे चाहते तो इन मंत्रियों से भी विभाग ले सकते थे, लेकिन नागर सिंह चौहान जैसे 4 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक और मंत्री पहली बार बने थे, उनसे विभाग वापस लिया गया है। जो कांग्रेस से आकर यहाँ मंत्री बने हैं उनमें नंबर पहला नाम है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का, जिन्हें मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ पूरा इतना बड़ा डिपार्टमेंट दे रखा है, उप मुख्यमंत्री भी बनाया है। इनकी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से हुई है। आप और हम सब जानते हैं कि ये कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरा नाम उदय प्रताप सिंह का है। ये कांग्रेस से सांसद बने थे, विधायक बने थे और बाद में ये बीजेपी में आए हैं। फिलहाल इनको बहुत बड़े विभाग, परिवहन और स्कूल शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग, 2 विभाग दे रखे हैं। हम बात करते हैं तुलसी सिलावट की। सबसे बड़ा बजट मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग का है और वो तुलसी सिलावट को सौंपा गया है। हम बात करते हैं रामनिवास रावत, जो अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया है और उन्हें दिया गया है वन एवं पर्यावरण विभाग। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, फॉरेस्ट बहुत बड़ा विभाग माना जाता है मध्य प्रदेश में। अगला नाम है ऐदल सिंह कंसाना। ये भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं और इन्हें कृषि विभाग, आप सोचिए, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय इन्हें सौंप दिया गया है। निर्मला भूरिया, इनके पिता कांग्रेस के नेता रहे, ये स्वयं कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, ये भी बीजेपी में आई हैं और इनको महिला बाल विकास जैसा अति महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। और गोविंद राजपूत, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, वो भी अब बीजेपी में हैं और उन्हें विभाग दिया गया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। आप समझ सकते हो कितना बड़ा विभाग है। और प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो सिंधिया जी के बड़े नज़दीक हैं, वे भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उन्हें पूरे मध्य प्रदेश को चमकाने यानी ऊर्जा विभाग उन्हें दिया गया है। तो आप अंदाज लगाइए, ये जो 8 मंत्री हैं, जिन्हें 8 से कई ज़्यादा विभाग दिए गए हैं, तो ये जो विभाग दिए गए हैं, इसे लेके निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में काफ़ी खलबली मची हुई है। हमने देखा जिस दिन रामनिवास रावत ने शपथ ली थी, उसी दिन गोपाल भार्गव और अजय बिश्नोई जैसे तमाम, जयंत मलैया जी, तमाम नेताओं के बयान आना शुरू हो गए थे। पार्टी के अंदर खलबली तो है और अभी पार्टी को तमाम ऐसे निर्णय लेने हैं जिससे ये बगावत और बढ़ सकती है।
कमलेश शाह को आपने मंत्री बनाया, निर्मला सप्रे को मंत्री बनाया, जिन्हें कांग्रेस से तोड़ के ला गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ये बगावत किस स्तर पर जा सकती है। एक और बड़ी चुनौती अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने है और वो है विजयपुर, श्योपुर जिले के विजयपुर से उपचुनाव। इस उपचुनाव में निश्चित तौर पर रामनिवास रावत को टिकट दिया जाना बीजेपी की ओर से तय है, लेकिन बीजेपी के जो पुराने दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, जो विधायक रह चुके हैं, चाहे बाबूलाल मेवरा हो या सीताराम आदिवासी हो, वो ये घोषणा कर चुके हैं कि यदि रामनिवास रावत को यहाँ पर टिकट दिया तो वे निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी परेशानी श्योपुर के विजयपुर में दिखाई दे रही है। सत्ता संगठन में लगातार विरोधी स्वर उठने लगे हैं और नागर सिंह चौहान ने तो खुली बगावत कर दी है। उनकी पत्नी रतलाम से सांसद हैं, अभी चुनी गई हैं। उन्हें चेतावनी दी है पार्टी को कि यदि आपने मेरे विभाग के बारे में सही निर्णय नहीं लिया तो वे अपनी पत्नी का सांसद से इस्तीफा भी दिलवाएंगे और अपना मंत्री पद भी छोड़ेंगे। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में बगावत नीचे तक पहुंच गई है? ये बगावत बड़े विस्फोट के रूप में सामने आ सकती है। इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। देश के, मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार, बहुत ही ज़्यादा चर्चित पत्रकार जो अपनी साफगोई के लिए और स्पष्टवादिता के लिए पहचाने जाते हैं, अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज मध्य प्रदेश के तमाम चैनल आप पहली पसंद बन चुके हो दर्शकों की, चैनलों की। हर दिन मैं देखता हूं कि आपके दरवाजे पर कैमरामैनों की लाइन लगी है और वे चाहते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। और आपके अंदाज में जब लोग सुनते हैं तो बड़ा हर्षित होते हैं कि कोई पत्रकार तो है जो साफ गोई से बोल रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देता हूं, साफ तो जवाब देना ही पड़ेगा। लोग पसंद करते हैं, ये बड़ी बात है। और जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना दुनिया गोल है, वो अब पूरी तरह से बीजेपी में नरेंद्र मोदी के सामने जो उन्होंने 20 साल पहले सफर शुरू किया था, एकदम तानाशाही का, गुजरात खत्म किया था, और फिर वो पूरे देश में घूमते घूमते अब वो उन तक पहुंच गया है। अब उनके खत्म होने का नंबर आ गया और पहला नंबर देश की जनता ने उन्हें 240 पे रोका है। अब एक चीज समझिए, नागर सिंह चौहान का विद्रोह, इसको विद्रोह कहेंगे, उनकी सारी बातें मैंने सुनी है। बीच में ये भी कहा जा रहा है, एक अखबार ने छापा है कि उन्हें निकालने के लिए उनसे कहा गया था। ये सारी चीजें ये हैं कि एक बड़ी चीज जो खड़ी हो रही है नरेंद्र मोदी के सामने पूरे देश में, वो है आदिवासियों का गुस्सा। आपका मणिपुर किस लिए सुलग रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट ने मैथियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात की थी, कोई नहीं रोक पा रहा है। पिछले सप्ताह राजस्थान में आदिवासी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा था हम हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ मंगलसूत्र और सिंदूर का प्रचलन नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक के एक दलित सांसद ने कहा कि कोई इज्जत नहीं है दलितों की। और फिर मध्य प्रदेश में नागर सिंह चौहान, उनकी कोई भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन वो डॉक्टर मोहन यादव से सीनियर हैं। वो 2003 में विधायक बन के आए थे। किसी भी मंत्री को आपने पहले तो आपने चुना कैसे भाई? अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसने चुना, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोहन यादव जी ने किसी को नहीं चुना है। और विभाग किसने बांटे? वो भी मोहन यादव जी ने नहीं बांटे। तो जो अभी आपने जानकारी दी उसके हिसाब से वो 8 लोग जो अभी तक पिछले कुछ सालों से लेके अभी तक लेटेस्ट रावत हैं, कांग्रेस के थे, उनके पास आज बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा है। और वो जिन्होंने बीजेपी में दरी बिछाई, उनके नाम आपने लिए हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो नाम के मंत्री हैं। राकेश शुक्ला के पास 60 करोड़ का बजट है, वो भी कम है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही जब चाहे कृष्णा गौर हों, चाहे नागर सिंह चौहान अब हों, बाकियों की जो स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ कहने के मंत्री हैं। ये इतना ज़्यादा भेदभाव कैबिनेट में, देखिए जो मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ, आदिवासियों के साथ तो भेदभाव सब करते हैं, बहुत बड़ा दावा करते हैं कि हमने देश का राष्ट्रपति बनाया आदिवासी को, लेकिन मोहन यादव को उन्होंने चुन लिया, नागर सिंह चौहान को नहीं चुना मुख्यमंत्री बनाते वक्त। तो ये जो ढोंग और दोगलापन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का, वो अब आदिवासी समझ गए हैं। और जो बात नागर सिंह चौहान ने उठाई है, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, यही दो हैं, बीजेपी अभी है ही नहीं, इन दोनों के लिए बहुत बड़ा
झटका है और इनके सामने एक खाई खोद दी उन्होंने। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर नागर सिंह चौहान मान जाते हैं तो उन्हें देना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपकी नाक कटी, चुकी आपकी आदत नहीं है किसी का विरोध सुनने की। और अगर वो छोड़ देते हैं तो जो 8 दिन पहले राजस्थान में हुआ है, राजस्थान से एक आदमी एक सांसद जीत के गया है, तो जो आदिवासी का विद्रोह अभी जो सिर्फ उसे आप ईसाइयत की आड़ में मणिपुर में दबा रहे हैं, वो पूरे देश में जाएगा। और हर चीज में मध्य प्रदेश तो बीजेपी का भी नर्सरी कहा जाता था, बीजेपी के खिलाफ विद्रोह की नर्सरी भी मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। अरुण जी, आपने देखा होगा केवल नागर सिंह चौहान अकेले आदिवासी नहीं है जो मध्य प्रदेश में बहुत नाराज हैं। बेशक विजय साहब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनसे विभाग छीने गए, जिस तरह विजय साहब को लाइन में मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से कमज़ोर किया गया है, उनको केवल अनुसूचित जाति विकास विभाग देकर संतुष्ट किया गया है, क्या उनकी नाराज़गी नहीं होगी? ये दोनों बड़े नेता हैं आदिवासियों के, और मध्य प्रदेश में आदिवासी जिसके साथ रहते हैं सरकार भी उसी की रहती है। रविंद्र जी, एक चीज़ देखिए, मध्य प्रदेश में जो किया गया है, पहले बामन बनिया की पार्टी होती थी, उनको आपने ताक में रख दिया है, शोभा की वस्तु बना दिया है, वो किसी लायक नहीं माने जा रहे हैं। आप मंत्रिमंडल देख लें, और आदिवासी जिनकी 47 सीटें हैं, 90 सीटों पे वो फर्क डालते हैं। इन आदिवासियों ने लोकसभा की पूरी आरक्षित सीटें जिताई हैं। इसके अलावा सारी सीटों पे जहां है वो कांग्रेस जीती है, 29 जीती है। उन्हीं के साथ आपने पहला खेल किया। देखिए, किसी को आपने नहीं दिया तो उसे गम नहीं होगा, लेकिन दे के छीन लेना, और वो भी देना किसको? वो आदमी जिसकी जरूरत नहीं थी कांग्रेस से लाने की, उस आदमी को आपने दिया है। तो ये आप किसके समीकरण देख रहे हैं? आप अपने कार्यकर्ता की बलि चढ़ा के, अपने नेता की बलि चढ़ा के, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए अब किसी को भी उठा ला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं। अब असल बात यह है कि जो बात लगातार नरेंद्र मोदी कहते रहे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूं, वो कांग्रेस मुक्त भारत के चक्कर में बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई और इसका नाम अब भारतीय कांग्रेस पार्टी हो जाए। इसी का खामियाजा है कि जो काम कांग्रेस में होते थे वो अब बीजेपी में हो रहे हैं। नागर चौहान इसके नायक हैं, उन्होंने शुरुआत की है। अरुण जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अब जो बगावत के स्वर तेज होते जा रहे हैं बीजेपी में, ये कहाँ तक जाने की उम्मीद लग रही है? क्योंकि 6 नेता 7 नेता ऐसे हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालते हैं। हम बात करें गोपाल भार्गव हों, जयंत मलैया जी हों, अजय विश्नोई हों, अर्चना चिटनिस हों, सीताशरण शर्मा हों, गिरीश गौतम हों, ऐसे कई है, एक लंबी लाइन है। ओम प्रकाश सकलेचा हों, ये योग्यता रखते हैं पर मंत्री नहीं बन पाए हैं। अब कारण कुछ भी है, तो ये जो बगावत के स्वर हैं, ये किस तरह से बीजेपी इसको दबाने की कोशिश करेगी? कई बार इनका संगठन का ढांचा बहुत मजबूत है, बुला के जब वो खिंचाई करते हैं तो अच्छे जो है ना ढीले पड़ जाते हैं। तो क्या नागर सिंह चौहान भी ढीले पड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, या ये बगावत और भी नागर सिंह चौहान के बाद दूसरे चौहान निकलेंगे अंदर से? कई है ना, मच्चू को चौहान, तो अभी कितने चौहान और निकलने वाले हैं बीजेपी के अंदर से? रविंद्र जी, एक बात समझिए, जो आपने बताया ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सो कॉल्ड अपर कास्ट अब पूरी स्टेट बैकवर्ड्स के हाथ में खेल रही है। जो अब ये चूंकि ओपन फैक्ट है, प्रधानमंत्री खुद को उसी श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने, ठीक है, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी बैकवर्ड में ही आते थे, ओबीसी में ही थे, मोहन यादव भी उसी में है। पर पूरी कैबिनेट में देखो आप, इंपॉर्टेंट एक कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ दो, दूसरे राजेंद्र शुक्ल को छोड़ दो, और तीसरे उदय प्रताप सिंह को, एक ठाकुर, बामन, एक बनिया, इसके अलावा निकालो आप। इसकी पूरी जो स्थिति है, दरअसल यहां जो होना है, मेरा यह मानना है कि नागर सिंह चौहान ने जिस तरह बात की है, उनने एक चीज तो साफ कर दी कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेतृत्व को बौना कर दिया है। अन्यथा होता ये कि राज्य में हैं वो मंत्री हैं, उनको बुला के कौन बात करता? मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री बात करते, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बात करते। ये ठीक है, आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी दिल्ली में हैं, लेकिन बात नहीं हुई। वो सीधे उनसे बात किसने की? कलेक्टर एसपी गए। ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री को बात करने के लिए अपने मंत्री से कलेक्टर एसपी को भेजना पड़ता है। उनके पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो जाके अलीराजपुर में बात करता है नागर सिंह चौहान से। यहीं से समझ लीजिए कि भाजपा का संगठन कहां पहुंचा है। एक चीज
बहुत बुरी हालत कर दी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ कर रहा था या कर रही थी वो दिल्ली कर रही थी। पिछले सारे चुनाव देख लीजिए, दिल्ली ने तय किया था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, दिल्ली ने तय किया कि कौन मंत्री होगा, दिल्ली ने तय किया कि किसको क्या विभाग मिलेगा। जो कुछ कर रही है वो दिल्ली कर रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि राज्य स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हर राज्य में बीजेपी खत्म कर दी है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने भी अभी पेशकश की है, उनकी भी ऐसी बैकग्राउंड थी, उनकी कोई राजनीतिक मेरा हैसियत नहीं। मूल सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में ये जो बगावत है वो कितनी गहरी है और ये कहाँ तक दिखाई दे रही है आपके? क्या दूसरे चौहान भी निकलेंगे अभी? मैं वही कह रहा हूँ, इतनी जो आपने कहा उसी की बात बता रहा था कि अब शुरुआत हुई है, अभी बहुत निकलेंगे। और अगर अब नहीं निकले तो फिर बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सब किनारे होंगे। जब ने आपने मंत्री नहीं बनाया है, दम होता तो आपने टिकट क्यों नहीं काट दिए इन सबके? टिकट काट देते विधानसभा कि नहीं आप घर बैठो, आप लाते नहीं, तब नहीं लाए क्योंकि आपको संख्या का। अब आपके पास कैसे भी आए, चाहे मशीन से आए चाहे जनमत से आए, 163 आ गए, तो आप मनमानी पे उतरे हैं। और मनमानी कर कौन रहा है? चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल देख लीजिए और चाहे जहां बीजेपी की सरकारें पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं वहां के मुख्यमंत्री देख लीजिए। भाई मध्य प्रदेश में हमने इतने बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे और उनका क्या दोष था? महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस को ऊपर लाए थे, तो पूरे देश में जो प्रयोग किया है, मैं आज कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है। ये जो धुआं है, इसकी आग हर राज्य में जाएगी। और संदर्भ से हटके है कि उत्तर प्रदेश में तो चल रहा है, वहां अमित शाह के इशारे पर केशव मौर्य योगी के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, और उस मुहिम को योगी ने एक ऑर्डर निकाल के बुलंद कांवड़ियों के बीच में, मुसलमानों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। तो किरकिरी किसकी हुई? योगी की नहीं, मोदी की हुई, क्योंकि मोदी कपड़ों से पहचान रहे थे। बहुत बड़ा होगा। और ये जो नागर सिंह चौहान है, ये टंटिया भील की तरह माने जाएंगे, जैसे आज आज़ादी की लड़ाई में टंटिया मामा गिरा जाता है। इनकी वजह से हर राज्य में बात उठेगी, हर राज्य में बात उठेगी। तो बड़ी बात कह रहे हैं कि नागर सिंह चौहान इतने बड़े आदिवासी नेता बनकर उभरेंगे जो शायद राष्ट्रीय पटल पे भी छा सकते हैं। क्योंकि बात शुरुआत की है ना, पहला विद्रोह उसने साफ साफ कहा है कि मैं अपनी पत्नी से भी इस्तीफा दिलाऊंगा। हम इतने साल से कर रहे हैं, हमें ऐसा क्यों? भाई कारण बताओ ना। ये पद ना मिलने का नाराजगी है या कांग्रेस से आए हुए लोगों को ज्यादा महत्व देने की नाराजगी? दोनों अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आदिवासी समाज को अपमानित करने की नाराजगी है एक। दूसरे नंबर पर है कांग्रेसियों को पूरा बजट और पूरे विभाग सौंपने का विरोध है। और तीसरा यह है कि आप अपने कार्यकर्ता को समझते क्या हो? आप क्या भेड़ बकरी समझ रखा है कि जिधर हाँक दो उधर चले जाएंगे? ठीक है, गोपाल भार्गव जैसे लोग मुंह में जबान नहीं ला पाए, एक लाइन बोल के रह गए, और लोग जितने सीनियर हैं कोई नहीं बोला। बीजेपी में एकमात्र रघुनंदन शर्मा बोले हैं, बाकी सारे मर्द जो हैं सबकी मर्दानगी दिख रही है कि कौन कहाँ है। पर उस आदमी ने पूरी बात की है और उसने वो मुद्दा उठाया जिसपे अगर आज आप इंटरनल सर्वे करा लें तो पूरी बीजेपी नागर सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में तो पीछे खड़ी है उनके। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी लोग जानना चाहते हैं, जो श्योपुर में होने वाला है। अगले कुछ दिन में चुनाव की घोषणा होगी क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। रामनिवास रावत का क्या भविष्य हो गया? वहाँ भी बगावत खुलेआम हो गई है बीजेपी में। बीजेपी के दो बड़े नेता, चाहे हम बाबूलाल मेवरा की बात करें या हम आदिवासी की बात करें, सीताराम आदिवासी की, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम रामनिवास रावत को पसंद नहीं करेंगे, उन्हें टिकट दी तो हम चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। आपको विजयपुर में क्या दिखाई दे रहा है? विजयपुर से पहले अपन अमरवाड़ा चलते हैं। कमलेश शाह तो दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं। रावत का मुद्दा, जीत का प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं, मंत्री बनाओ मंत्री बनाओ, नारे नहीं लगा रहे हैं। हाँ, वो खड़े हैं। और वो बीना से सप्रे मैडम जो है, निपला सप्रे, वो तो अभी हवा में पतंग की तरह है, क्योंकि ना कांग्रेस में ना बीजेपी में है, छोड़ तो दी। तो ये जो कमलेश शाह जो खड़े हैं, अब उनके लिए क्या करेंगे? और अगर उनको नहीं तो कमलेश शाह नागर सिंह चौहान के साथ नहीं खड़े होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि रामनिवास रावत को स्थानीय स्तर पर हम लोग 30 साल से देख रहे हैं। उनका चुनाव वो हारते भी रहे, जीतते भी रहे हैं। अच्छे आदमी हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया नेता है। लेकिन जनता जो है, और अब क्या करेंगे? कांग्रेस में रह के तो उन्होंने कर लिया कि साहब क्या उनका अपमान हुआ कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, ये कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ क्या होगा जब जनता उनके साथ नहीं होगी?
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इब्राहिम कुरैशी की तरह जो है 6 महीने के ही मंत्री रह जाएं, क्योंकि यहाँ विधान परिषद तो है नहीं। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद रामनिवास रावत का क्या होगा? और मुझे ऐसा लगता है तो पर ये मान के क्या चले वो हारेंगे, वो जीत भी तो सकते हैं। नहीं, जब सब बीजेपी के लोग सामने खड़े हैं और कांग्रेस पहले से ही है, फिर कैसे जीतेंगे? और कौन जिताएगा? या तो मशीन से, ईवीएम से करा लो तो जीत जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलेश साहब ये सब बहुत कम वोटों से जीते, पर जीत क्यों तो आए हैं। नहीं, किस हालत में जीते हैं, किस हालत में जीते हैं, कितना क्या किया गया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया बीजेपी ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कहां से कहां, सारी चीजें। अगर नोटा वाला कॉलम, ये बात सही है कि श्योपुर में तो गोंडवाना है नहीं, वहां तो सीधी फाइट है, या तो त्रिकोणीय मुकाबला था इसलिए सब तरफ से इन्वेस्टमेंट किया। मैं कह रहा हूं ना, इन्वेस्टमेंट किया चारों तरफ, तब जाके वो भी अभी भी वहां के आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। वो अभी मेरी कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे अगर आज दोबारा वो हो तो नतीजा सामने आएगा, बदल जाएगा। अरुण जी, मेरे पास एक सूची है जो डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं, 7-8 नाम ऐसे हैं जो अपने विभाग से संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। इस संबंध में भी मैं सवाल पूछ लेता हूं। विजय शाह संतुष्ट नहीं है, नारायण सिंह कुशवाहा संतुष्ट नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण जैसा एक छोटा सा दे रखा है, नागर सिंह चौहान तो उन्होंने तो अब खुल के बोल दिया है क्योंकि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है, राकेश शुक्ला लंबे समय बाद विधायक और मंत्री बने हैं लेकिन उनको नवकरणीय ऊर्जा जैसा एक छोटा सा झुंझुना पकड़ाया गया है, चैतन्य कश्यप को बेशक सूक्ष्म उद्योग दिया है लेकिन सारा काम सीएम हाउस से होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कृष्णा गौर को केवल ओबीसी कल्याण दे दिया है और ये घुमंतु बेचारी घूमती रहें, और दिलीप जायसवाल ओबीसी कुटीर उद्योग केवल दे रखा है, वहाँ कोई ज़्यादा फाइल आ नहीं रही हैं, लाकन पटेल को पशुपालन डेयरी पालन दिया है, वहाँ भी काम नहीं है, और नारायण सिंह पवार को मछुआ केवल मछली पालन। तो ये तमाम सारे मंत्री हैं जिनके बारे में ये चर्चा है कि ये 7-8 मंत्री भी मंत्री जरूर हैं लेकिन अपने विभाग से खुश नहीं बताए जा रहे। नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। अब विजय शाह की बात करें, विजय शाह बहुत पुराने आदिवासी विधायक हैं, कई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में वो मंत्री रहे हैं। अब उनको अगर आपको ले तो लिया, वही बात आई जो मैंने पहले कही, होना तो ये चाहिए कि विजय शाह को आज मुख्यमंत्री बनाते नरेंद्र मोदी, तब लगता है कि हाँ आदिवासी के लिए उनके मन में कोई वो है। राष्ट्रपति भवन में बैठा लेना द्रौपदी मुर्मू जी को और उनके हाथ से दही चीनी खा लेना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्तर पर अगर किसी आदिवासी को आगे लाते, किसी दलित को आगे लाते, बताइए, नहीं है। तो ये जो मंत्रियों का आक्रोश है, जो उनके अंदर जो उनका दुख है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद जनता की बड़ी अपेक्षा होती है, और मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में मंत्रियों की जिस तरह से मंत्रियों पे लक्ष्मी बरसी है और जिस तरह से वो फले फूले हैं, उसके बाद हर मंत्री चाहता है कि उसी रास्ते चले। इस वजह से और तकलीफ है, आएगा कहाँ से? और दूसरी तरफ वो भी ये भी देख रहे हैं, कैबिनेट में जाते हैं कि एक तरफ 7-8 मंत्री हैं, 10 मंत्री जो हैं वो अरबों के टेंडर कर रहे हैं, वारे न्यारे हो रहे हैं, और इनके पास लाखों नहीं आ रहे हैं। ये बात मैंने एक मंत्री के मुंह से सुनी है कि हम तो कहने के ही मंत्री हैं, पड़ला बहुत ऊंचा और नीचा है। तो ये गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत समय तक आप ऐसे चीज़ों को दबा नहीं सकते हैं। और अब इसकी वजह और ये भी है कि वहाँ 240 हैं दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के गेट पे जब ये कहते हैं कि विपक्ष प्रधानमंत्री का गला दबा रहा है, तो उससे साबित होता है कि वो अब फिर खुद को निरी बताने लग गए हैं। लेकिन उनकी दादागिरी पार्टी के भीतर चली है, जिससे पूरे देश में भाजपा का वो कार्यकर्ता जो ओरिजिनल भाजपा है, जो 2010 से पहले वाला, वो परेशान है। और उसको आवाज़, सबसे पहली आवाज़ नागर सिंह चौहान ने ताकत के साथ दे दी। इससे पहले कुलस्ते भी बोले थे, वहाँ पर रमेश जे आगे सरनेम है उनका, वो बोले थे कर्नाटक में। बातें दूसरे राज्यों में भी हुई हैं, महाराष्ट्र में भी हुई और गुजरात में भी हुई हैं। गुजरात में 1 लोकसभा सीट जो बीजेपी हारी है वो कौन सी है, और 2 हारते रह गई। तो सब तरफ से आवाज़ उठ रही है। अब या तो नरेंद्र मोदी झोला उठा के चलें, और वो चले तो उनके साथ अमित शाह को जाना पड़ेगा, अन्यथा अब वो फिर वही गुजरात मॉडल करें, पूरी बीजेपी खत्म कर दें। अब उनमें इतना दम अगर है तो हर राज्य में नए लोग खड़े करें। चलिए, एक आखिरी सवाल, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसे समय में जबकि सब कुछ ठीक नहीं है, आप जानते हैं कि अभी अधिकारियों की पोस्टिंग होनी है, वो लगातार टल रही है। 2 महीने से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की खबरें हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं,
अब ये जो पार्टी के अंदर ये उठने लगी आवाज़, क्लियर आवाज़, बगावती आवाज़ आई है। ऐसे में सत्ता और संगठन में जो समन्वय होता है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा है मध्य प्रदेश में बीजेपी में सत्ता संगठन के लोग एकदम से जुटते हैं और बड़े बड़े विद्रोह को वो दबाने में या उसको हल करने में सफल हो जाते हैं। इस बार उस तरह का समन्वय दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है सत्ता और संगठन, मोहन यादव और बीटी शर्मा के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी कुछ कमी दिखाई दे रही है? नहीं, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन तो तब बने जब इन्हें अपना काम करने दिया जाए। क्योंकि दोनों को निर्देश आता है, वही वो करते हैं। अपने स्तर से बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर मोहन यादव से आप जाके पूछें तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं रामनिवास रावत को मंत्री बनाऊं, क्योंकि वो अपनी पार्टी में जिनके साथ खड़े हुए, जो उनके पीछे खड़े हैं, रावत कभी उनके अपने नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ है, नरेंद्र मोदी ने सब चीज़ खत्म कर दी। सत्ता, सरकार, संगठन, ये सब उनके अंगूठे के नीचे है। आज आप बात कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, जगत प्रकाश नड्डा आके कोई फैसला करते हैं बिना दिल्ली फोन किए, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो जिसको कहते थे ना परिवारवाद और सत्ता का एक केंद्र, जो गांधी परिवार पे आरोप लगाते थे, वो सारे खुद अपने ऊपर ले लिए, अब उनके ऊपर आ रहे हैं। और आप एक बात समझिए, जो सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे इन्होंने पूरा स्थापित नेतृत्व पूरे देश में, आप सोचिए, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल को हटा के, वो भी दलित वर्ग से आते थे, कांग्रेस से आए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये मोदी ने जो किया 10 साल में, दरअसल उन्हें ये भ्रम हो गया कि जैसे गुजरात में उन्होंने पूरा खत्म कर दिया था। दिग्गज नेता आज खून के आंसू पी रहे हैं, बैठे हैं। एक नाम नहीं, कितने नाम आप ले लीजिए। वो जो उन्होंने देश में शुरू किया, तो ठीक है, ताकत के साथ आ रहे थे। 303 तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही 303 का कारतूस मिस हुआ, फुस हुआ, और वैसे ही आप 240 पे नीचे गिरे हैं आके। और जैसे ही 240 पे गिरे हैं तो दिल्ली में विपक्ष आपका गला पकड़ रहा है, या आप कह रहे हो, लेकिन आपकी टांगों को आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसे जकड़ लिया है कि अब आप उनकी मर्जी के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और बढ़ाएंगे तो पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, आज हमने बड़ी सार्थक चर्चा की है, और ये चर्चा मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के भविष्य को लेकर है। आज अरुण दीक्षित जी का साफ कहना है कि नागर तो केवल एक उदाहरण है, पार्टी के अंदर जो एक भीतर तक एक नाराजगी है वो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। ये भी कहना है कि इसमें दोष ना डॉक्टर मोहन यादव का है, ना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का है, क्योंकि सारे निर्णय जब दिल्ली ने अपने हाथ में ले लिए हैं, ये केवल वही करते हैं जो वहाँ से या तो पर्ची आती है या वहाँ से कोई संदेश आता है। ऐसे में निश्चित तौर पे ये लोग सब के सब एक तरह से असहाय जैसे हो गए हैं, और पार्टी का क्या होगा इस पर हम नज़र गड़ाए हुए हैं। नागर सिंह चौहान दबेंगे या उफनेंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से और कुछ नागर सिंह चौहान निकलेंगे? अब विजयपुर में क्या होने वाला है, विजयपुर में जो आवाज़ें उठी हैं उसको कैसे दबाएगा संगठन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी निर्मला जो सप्रे हैं बीना की विधायक, वो बीजेपी में आ गई हैं, लेकिन आज तक वो विधायक कांग्रेस से ही है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, इसे संभालने के लिए डे टू डे काम करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि ये बात सत्य है कि मध्य प्रदेश में संगठनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे मजबूत संगठन है, लेकिन उन्हें अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। ये यदि अधिकार दिल्ली अपने पास रखेगी तो ये हालात और बिगड़ने की संभावना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।